हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि सेकंड चैप्टर यहाँ पर हम लोगों का चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक आपने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे कि कुछ दिनों से आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो क्विक रिवीजन ले लेंगे क्या क्या है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था, वैद्युत रसायन जिसे कहा जाता है, जहां पर आपने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो हमें रिलेशनशिप बताती है, यानी कि संबंध बताती है किस किस के बीच में, एनर्जीज के बीच में, और कौन कौन सी एनर्जीज, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यानी जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है और वैद्युत ऊर्जा है उसके बीच में संबंध बताता है किस तरह से आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम पूरा यहाँ पर समझते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल आप लोगों ने देखे होंगे, जिनमें से आप डायनियल सेल, गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेल के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि धातु की इलेक्ट्रोडें ली जाती है, इलेक्ट्रोड बनाई जाती है, धातु की छड़ ली जाती है और उसको उसी के विलयन में डुबो कर रखा जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रोडों को आप इस तरह से संबंधित कर देते हैं एक बाह्य परिपथ से, और इसके अतिरिक्त आप दोनों जो वहां पर सॉल्यूशंस लिए गए हैं जिनको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको आप एक सॉल्ट ब्रिज से यानी लवण सेतु से जोड़ लेते हैं, जहां पर आपका क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रोड है उनमें से एक एनोड का काम करती है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण, और दूसरी आपकी कैथोड का काम करती है जिस पर रिडक्शन यानी कि अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक और कॉपर से बनी हुई इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है, जहां पर आपने कहा जिंक क्योंकि आपके अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगी, जिंक इलेक्ट्रॉन का दान करती है। ये है ना जिंक, जिंक की छड़ यही तो है, ये जिंक है। जिंक इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी, इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे छड़ पे, और जो Zn प्लस बनेगा वो कहाँ आ जाएगा, वो इस सोल्यूशन में आ जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जहां से SO4 निगेटिव अलग होगा और कॉपर अलग होगी, तो कॉपर का पॉजिटिव आयन इस पर आ जाएगा, कॉपर इस पर डिपॉजिट होगी जो आपकी रॉड है, छड़ है, और SO4 निगेटिव सोल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर Cu प्लस हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इस पर चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये निगेटिवली चार्ज हो गई। अब क्या होगा, अब ये कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इधर को होगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत धारा कॉपर से आपके जिंक की तरफ को आएगी। इस प्रकार से आपका पूरा विद्युत सेल क्या करता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपका कार्य करेगा, वैद्युत रासायनिक सेल जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ पर Zn प्लस पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, तो वो और अधिक पॉजिटिव चार्ज को इसमें डिपॉजिट होने नहीं देगा। यहाँ पर सेम SO4 निगेटिव, क्योंकि ऋणावेश बहुत ज्यादा हो गया है तो बीच में रिपल्सन होगा, तो और अधिक Cu प्लस नहीं बनने देगा। तो जब यहाँ Zn प्लस नहीं आ पा रहा है और यहाँ पर आपका Cu पॉजिटिव ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में सेल आपका काम करना बंद कर देगा, तो वहां पर ये लवण सेतु काम करेगा, जहां पर KCl जैसे आपने यहाँ पर लवण सेतु में लिया है तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव आपका यहाँ Zn प्लस से जुड़ने आ जाएगा, और K पॉजिटिव जो है वो SO4 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, दोनों को वहां पर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और उसके पश्चात आपका फिर से Zn पॉजिटिव इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से Cu पॉजिटिव ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर लिबरेट होंगे और इधर को मूव करेंगे। क्लियर? तो आपका जो सेल है वो फिर से काम करने लगेगा। क्लियर? तो इतना हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कैथोड और एनोड की बात की थी। आपने क्या बोला था, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो आपकी एनोड है, कॉपर पर आपका रिडक्शन हो रहा है तो वो आपकी कैथोड। क्लियर? एनोड और कैथोड में आपका कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या क्या आपको समझ आता है। कैथोड जो है उसको आप क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन से हम इसको दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है ये आपकी, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कैथोड, जबकि एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट हो रहे हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं, और ये निगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा कैथोड जो है आपका उस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर जो आपका एनोड है, जो जिंक की बात हम कर रहे थे, उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था जिंक से
कैथोड की तरफ को मूवमेंट हो रहा है, तो जिंक यानी कि एनोड और कॉपर यानी कि कैथोड आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड, यानी एनोड से कैथोड में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ द एनोड। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसकी तरफ को जा रहे हैं, कैथोड की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इसका आप लोगों ने देखा था। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात की थी कि पार्ट्स क्या क्या है, एनोड है, उसमें कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज है, हाफ सेल्स जिनको आप कह रहे हैं वो है, एक्सटर्नल सर्किट एक अप्लाई कर रहे हो, आप लगा रहे हो, लोड है इसमें, तो ये सब इसके पार्ट हैं। रिएक्शन क्या क्या हो रही है एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है वहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव जो CuSO4 से आया है 2 पॉजिटिव, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, जो कि जिंक से आपका गए हैं, उनको ग्रहण कर रहा है और उसके बाद Cu बना रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है आपका, एनोड पर क्या होगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा और उसके बाद Zn2+ बनाएगा, Zn से Zn +2 या 2+ बनाए, ठीक है। तो इस तरह से 2 रिएक्शंस हो रही हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो एक सेल की अभिक्रिया कैथोड पर चलती है, एक आपकी एनोड पर चलती है। देन आपने बात की कि जब हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं, तो उस सेल का कुछ ना कुछ विभव होगा, जिसे आप सेल विभव कहेंगे, और ईएमएफ भी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आप लोग कहते हैं। सो व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ two half cells. If no current is pulled from the cell, it is known as electromotive force. क्या कहा गया, 2 इलेक्ट्रोड है आपके पास, एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोडों का विभव होगा, उन दोनों के विभव का जो अंतर होगा उसी को क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है, या सेल पोटेंशियल जिसे आप कह रहे हैं, ओके। और जिस आप कह रहे हैं कि अगर वहां पर कोई विद्युत धारा नहीं बह रही है, विद्युत धारा नहीं है, तो उस केस में आपका जो सेल विभव होगा उसी को क्या कहा जाता है, उसका वैद्युत वाहक बल कहा जाता है, ईएमएफ जिसे आप कहते हैं। मानक परिस्थितियों में आप सेल पोटेंशियल जो आपका है, सेल विभव, उसको मानक सेल विभव कहते हैं, ठीक है। मानक कंडीशंस क्या क्या होंगी, जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी 1 m की सांद्रता आप ले रहे हो, 2198 केल्विन की बात करें, आपका प्रेशर 1 बार 1 atm है, तो उस केस में आपका जो सेल विभव होगा, मानक परिस्थितियों पर जो विभव होगा उसको आप मानक सेल विभव कहेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने सेल पोटेंशियल की गणना की थी कि सेल पोटेंशियल किस तरह से निकालोगे आप लोग, क्योंकि आप कैथोड की बात कर रहे हैं और एनोड की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उससे आप क्या कर देंगे, जो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, जो सेल पोटेंशियल आएगा, क्लियर, वो पता चल जाएगा। और पोटेंशियल आपको कौन सा, 2 प्रकार के पोटेंशियल होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एनोड के केस में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, रिडक्शन के आपके कैथोड के केस में रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन जब भी आप सेल पोटेंशियल की बात करेंगे आपको लेना रिडक्शन पोटेंशियल ही है, यानी कि अपचयन विभव लेना है। तो वहां पर अगर आपको ऑक्सीडेशन विभव जो है, ऑक्सीकरण विभव जो है एनोड का वो दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो उसको आप नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। और आपको पता है रिडक्शन में होगा क्या, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनों का, वहां पर इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ पर आपको बताया भी गया है, कैथोड में से आपका एनोड का माइनस किया जा रहा है, ओके। देन नर्स इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, नर्स इक्वेशन भी क्या कर रही थी, यहाँ पर प्रत्येक सेल के जैसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, हाफ सेल कहा जाता है, यानी कि जिसे आप लोग अर्ध सेल कहते हैं, ठीक है। अर्ध सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होंगी, एक कैथोड है दूसरी आपकी एनोड है। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरी पर क्या होता है, आपका अपचयन होगा, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। इनके इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रमशः क्या लिखा जाता है, ई सेल और ई नॉट सेल, आप 2 चीजें लिखते हैं, एक तो सेल विभव होता है ई सेल जिसे आप कहते हैं, मानक परिस्थितियों में जो सेल विभव होगा उसको ई नॉट सेल हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया था, नर्स इक्वेशन को हमने पूरी तरीके से डिराइव किया था, कैसे आपकी नर्स इक्वेशन बनी। हमने एक रिएक्शन ली थी यहाँ पर, ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन है, ये कोई अभिक्रिया हो रही है, सेल के अंदर भी आपकी अभिक्रिया होती है, उसके लिए हमने सबसे पहले गिब्स ऊर्जा की बात की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आपकी, स्वतः चलने वाला प्रक्रम है, जहां पर डेल्टा जी का मान आप ले रहे थे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था आपका, -NF से, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, अगर डेल्टा जी नॉट हमें लेना है, मानक गिब्स ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या लेंगे, मानक सेल विभव लेंगे, ठीक है। तो -NFE नॉट सेल हो जाएगा, क्लियर।
ये हमने किया था, देन हमने एक एक करके ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। तो नस्ट इक्वेशन को पूरा हमने डिराइव किया था, जहां पर हमें क्या पता चला था कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ ओ। ये हमारा आया था। फिर हमने यहाँ पर Q की वैल्यू निकाली थी। अब Q क्या है आपका, Q आप बोलते हैं कि जो भी वहां पर हमारी रिएक्शन हो रही है उसकी हम क्या लेंगे, जो सांद्रताएं हैं उनका हम अनुपात ले लेते हैं। क्लियर, जो कि आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, इस रिएक्शन में आपका ये प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। क्लियर, तो आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। और वो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जिसकी पावर क्या हो जाएगा, जो उसका रस सम्मिति गुणांक है वो हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर आगे लिख रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हमने पढ़ा था कि जो आगे लिखा जा रहा है कि जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स कहते थे वहां पर, या अणुओं की संख्या कह रहे थे, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो ये घात में चला गया। ठीक है, इसी तरह कैपिटल डी जो कि वहां पर आपको क्या बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और उसका जो गुणांक होगा वो उसकी पावर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, यानी कि सांद्रताएं कितनी हैं अभिक्रियाओं अभिकारकों की। ओके, तो अभिकारक आपके दो हैं, ए और बी, तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर ले ली है। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू निकाली। देन आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हम लॉग बेस ई की बात करें, या एल एन क्यू जो आपने बोला लॉग बेस ई, उसको हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.303 से। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। देखो सेम है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एल एन, या लॉग बेस ई, इसको आप लिख लेंगे ई नॉट सेल इज माइनस आर टी, लॉग बेस ई लिख सकते हैं सी की पावर स्मॉल सी, क्लियर, डिवाइडेड बाय एन एफ। ठीक है, एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, फेराडे की वैल्यू कितनी थी वहां पर, और एन आपका क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं जिंक से आपकी कॉपर में, जिंक से कॉपर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एनोड से कैथोड पे, तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्लियर, वो आपको एन की वैल्यू बता देगा यहाँ पे। ओके, देन ये हमारा है। अब लॉग बेस ई को अगर आपने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या आ जाएगा, 2.303 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एफ, एफ की वैल्यू आपने निकाली थी और आर की वैल्यू अगर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो आर टी एफ इन तीनों की वैल्यू किस किस की, आर टी एंड एफ की। मानक परिस्थितियों में आपने टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया था। अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरा सॉल्व करके आपने निकाल लिया है 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। देखो यहाँ पर टी की वैल्यू आपको बताई गई है एट 298 केल्विन। क्लियर, तो ये आपकी अब इक्वेशन हो गई। तो आपकी नर्स इक्वेशन के लिए दो समीकरण आई, एक ये, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन इसकी देखी थी। चलिए इक्वेशन है आपके पास, एक न्यूमेरिकल है, इसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन में आपको ईएमएफ निकालना है सेल का। सेल आपको बताई गई है, ये है इक्वेशन, आप इसके लिए लिख सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, जिंक जो है आपका, ठीक है, Zn है आपके पास, सॉलिड होगा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले, सॉलिड है आपके पास। ये क्या कर रहा है, Cu2+ जो कि कहां से आया है, कॉपर सल्फेट से आया। कॉपर सल्फेट से SO4 नेगेटिव हो गया था, Cu2 पॉजिटिव हो गया था, तो Cu2 पॉजिटिव ये आ गया है, जो कि क्या है, एक्वस है आपका। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वेशन होगी जहां पर जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कॉपर को देगा। ठीक है, यानी कॉपर उसको वहां से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बन रहा है, Cu, तो Zn2+ एक्वस में आ गया और Cu कहाँ आ गया आपका, सॉलिड में आ गया। क्लियर, तो मैंने आपको बताया था कि सांद्रताएं आप जब भी लेंगे, देखो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए यानी कि अभिकारक हो गए, और ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद हो गए। तो आप सांद्रता जब ले रहे थे तो जो आपकी उत्पादों की सांद्रता थी उसके बटे में आप अभिकारकों की सांद्रता ले रहे थे। तो सांद्रताएं आप हमेशा किसकी लेंगे,
जलीय विलयनों की लेंगे या जो द्रव हैं उनकी लेंगे, ठीक है, लिक्विड्स की लेंगे, एक्वा सॉल्यूशंस की लेंगे। तो यहाँ पर इसकी भी नहीं लेनी है Zn की, और इस Cu की भी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ठोस अवस्थाओं में, तो ठोस अवस्था में हम सांद्रता की बात नहीं करते, हम द्रवों की या विलयनों की सांद्रता की बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया क्या गया है, एक तो 298 केल्विन टेम्परेचर की बात की गई है, दूसरा देखो यहाँ पर इसकी सांद्रता दी गई है 10 की घात -4 m, यानी मोलरता 10 की घात -4, ठीक है। इसके अलावा Cu2+ जो ये वाला है इसकी सांद्रता Cu2+ की दी गई है और Zn2+ की दी गई है। तो इन्हीं की हमें चाहिए, हमें किस किस की चाहिए, Cu2+ की चाहिए और Zn2+ की। क्यों? क्योंकि सांद्रता हमको इनकी ही वहां पर यूज करनी, क्लियर, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो Zn2+ की लेंगे, अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो Cu2+ की लेंगे, ओके। तो इस तरह से हमें दोनों की सांद्रताएं दी गई। इसके अतिरिक्त गिवन क्या क्या दिया गया है, E0 सेल का मान दिया गया है, जहां पर आपने E0 एनोड का मान दिया गया है और E0 कैथोड का मान दिया गया है। Zn आपकी क्या है, एनोड, और कॉपर आपको क्या बता रही है, कैथोड बता रही है, ठीक है। तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर गेन करने की। Zn2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn बनाया, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट एज इट इज यूज करेंगे, ओके। इसके अतिरिक्त E0 Cu2+ से Cu आपको प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पर भी रिडक्शन दिखाया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है +0.34 वोल्ट, क्लियर। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, EMF ऑफ सेल, या जिसको आप क्या कह रहे हो, जिसको आप ई सेल भी बोल रहे हो, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए, तो सेल रिएक्शन कुछ इस प्रकार है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर वहां से ग्रहण कर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसके अलावा टेम्परेचर जो बताया गया ऑलरेडी 298 केल्विन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है इक्वेशन से। ये 298 केल्विन के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी। यहाँ पर एक तो आपको E0 सेल चाहिए, n हमारे पास है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हमको दी गई है, सांद्रताएं भी दी गई है। तो आपको E0 सेल की वैल्यू निकालिए। तो E0 सेल आपने कैसे निकाला था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो कैथोड किससे बनी हुई है, कॉपर से, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है, E0 कैथोड की वैल्यू दी गई है, E0 एनोड की वैल्यू भी दी गई है। तो आपने क्या किया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो E0 की वैल्यू क्या है, -0.76, ठीक है। तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, वैल्यू रख दी, देन माइनस ये इक्वेशन से ही आया है 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। log बेस 10 अपॉन 10⁻², ये कहां से आया, क्योंकि हम किसकी सांद्रताओं की बात कर रहे हैं, इन दोनों की ही सांद्रताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास एक्वस में या विलियन के रूप में आपके पास Zn2+ और एक्वस 2+ ही, जो आपका Cu2+ है वही है, ठीक है। तो उन दोनों की सांद्रता, प्रोडक्ट में क्या है आपका Zn2+ है और रिएक्टेंट में क्या है, Cu2+, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Zn2+ अपॉन Cu2+, ओके। तो दोनों की सांद्रताएं आपको यहाँ दी गई थी, वो वैल्यू पुट कर दी, देन आपने आगे इसको कैलकुलेट करके पूरा और मान निकाल लिया ई सेल, क्लियर है। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली कर लेंगे उसे, ठीक है। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था, जिसमें जो मैग्नीशियम है और दूसरा आपका क्या है, सिल्वर है, ठीक है। दोनों के बीच अभिक्रिया दिखाई गई है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम की, दूसरी आपकी किसकी है, सिल्वर की। वो क्या रहा है, मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और सिल्वर के आपके 2 मॉलिक्यूल क्या है, उनको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपने यहाँ पे देखे थे, निकिल और सिल्वर का हमने एक देखा था। इसके अलावा डेनियल सेल के लिए हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। प्रतिरोध की बात हमने की थी। प्रतिरोध आपका क्या है, अवरोध या रुकावट है विद्युत धारा के मार्ग में, जो भी अवरोध आ रहा है, रुकावट आ रही है, उसको आप प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ओम के नियम से हमें क्या पता चला था कि जो विभवांतर है वहां पर वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आता है, वही आर क्या है, वहां पर प्रतिरोध है। और
जो वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वहीं पर अगर हम उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो उसको बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी धारा ज्यादा बहेगी आपकी। ओके, तो इसी से हमारा क्या निकला था फॉर्मूला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी कि L क्या है, L है आपकी लंबाई और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये किसकी है, तार की है या किसी वस्तु की है। ठीक है, जो भी आप चालक तार ले रहे हैं या वस्तु ले रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और उसके कुछ ना कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो R यानी कि उसमें जो प्रतिरोध है, तो वो प्रतिरोध क्या है, उस वस्तु की लंबाई के समानुपाती है और A के क्या है, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की प्रतिलोमानुपाती है। तो ये जब आप साइन हटाएंगे जो आपका अनुपात, तो आपका क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो रो को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधकता कहेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहा जाता है। ओके, चलिए देन आपने रो क्या है या प्रतिरोध क्या है वो यहाँ से निकाल लिया था। अगर L 1 है और A का मान भी 1 है, L यानी कि लंबाई अगर 1 मीटर है, A यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो दोनों जगह हमने 1 रख दिया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख ली थी कि यदि 1 मीटर लंबाई की तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, उसका प्रतिरोध ही उसकी क्या होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधकता भी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए ओम मीटर हमने इसका मात्रा निकाला था, विशिष्ट प्रतिरोध। चालकत्व की बात की थी हमने यहाँ पर और चालकता की बात की थी। चालकत्व आपका क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसको चालकत्व लिखेंगे और प्रतिरोधकता का जो प्रतिलोम होगा उसको विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट या चालकता कहेंगे। ठीक है, जिसको आप कापा से बता रहे थे। ओके, तो आपका जी यानी चालकत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का उल्टा जो होगा व्युत्क्रम हो जाएगा 1/r, और जो आपका कापा है यानी कि चालकता जिसे कह रहे हो या विशिष्ट चालकत्व जिसके लिए शब्द यूज किया आपने उपयोग किया था, उसके बराबर क्या हो जाएगा 1/ρ, यानी कि जो प्रतिरोधकता का उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रो की वैल्यू आपने लिख दी थी। देन आपका पूरा इक्वेशन इस तरह से आया था, हमने डिराइव किया था। यहाँ पर इसकी परिभाषा आ गई थी चालकता की। तो चालकत्व क्या है, किसी पदार्थ की सीमेंस पर मीटर में विशिष्ट चालकता वह चालकत्व है जब वह, यानी चालकत्व ही है उसका, ठीक है, जब वह 1 मीटर लंबा हो तो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर समीकरण बन गई थी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आपने यहाँ पर देखी थी, इसके न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे। फैराडे का हमने विद्युत अपघटन के 2 नियम पढ़े थे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, इनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है कि जिस ऑर्डर में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं उनके विलयनों से। ठीक है, तो विस्थापन आपने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था, जहां पर आप बोलते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील को क्या करता है, उसके जलीय विलयन या उसका जो भी लवणीय विलयन है उससे क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी द गिवन, उनकी सक्रियता के अभिक्रियाशीलता के आधार पर गिवन मेटल्स रिप्लेस द अदर्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन इन दिस ऑर्डर, जहां पर सबसे अधिक क्या है आपका मैग्नीशियम होगा, जो कि इन चारों को ही क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उनके सोल्यूशन से। एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, जिंक, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा। अगर जिंक की बात करते हैं तो वो आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगा। आयरन आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बाकी तीनों को नहीं कर सकता, और कॉपर किसी को भी इनमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी सक्रियता यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। ओके, चलो निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणीय विलयन से प्रतिस्थापित करते हैं। धातुएं के आधार पर एक दूसरे को
निम्न क्रम में प्रतिस्थापित करते हैं। MgAl जिंक Zn Fe आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर अपना देखा, एक बार फिर से कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया। क्वेश्चन यहाँ पर हमने कुछ देखे, न्यूमेरिकल देखा और साथ में ये क्वेश्चन देखा। आने वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे और बाकी आपका डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।